आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और गवर्नर जनरल स्टिल 1875 और 78 जितने हमारे यहाँ तक है वो मैं आज करवाऊंगी। ठीक है, कल हमने किया बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। कौन बताएगा? कौन बताएगा? आज 19th है। नेशनलिज्म क्या होता है? अटैचमेंट टुवर्ड्स द मदरलैंड। क्या रीजंस थे नेशनलिज्म के बर्थ के? थोड़ा जोर से सुनाई दे। पहला आ गया हमारा इकोनॉमिक exploitation. Peasants were suffering from high revenue, workers from less wages, and artisans from deindustrialization. दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। पहले राजा और महाराजा थे तो कंट्री डिवाइडेड थी, पर अब जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने काफ़ी हद तक ब्रिटिश इंडिया बना चुके थे वो, और एक ही गवर्नमेंट है तो एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे तो सफरिंग भी सेम होगी और लोग आराम से यूनाइट कर पाएंगे अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। और English education, because the educated Indians in English style were the first to feel the humiliation of the British suppression. अगर हम educated नहीं है या हमें awareness नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि illiterate masses जो होते हैं वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, उनको नहीं समझ आता कि पॉलिसी सही है कि गलत है उनके लिए, रूल सही है कि गलत है उनके लिए। तो सेम हैपेंड है जब ब्रिटिशर्स ने क्यों बनाए थे, क्यों सिखाया पढ़ाया था इंग्लिश में? क्लरिकल क्लास के लिए। उनको भी काम करने के लिए लोग चाहिए थे और वो लोग चाहिए थे जो फॉरेन गुड्स डिमांड करे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू कर दी। बट ये उल्टा उन पर ही पड़ गया, बिकॉज इंग्लिश एजुकेटेड, एक तो लैंग्वेज बैरियर भी टूट गया। ठीक है, तुम्हें हिंदी आती है, तुमको गुजराती आती है, मुझे इंग्लिश आती है, इसमें से दो को हिंदी और गुजराती दोनों आती है, तो इंग्लिश भी आती है, मैं इनको बोलूंगी वो तुम्हें समझा पाएंगे। करेक्ट? तो लैंग्वेज बैरियर भी टूट गया और एक मच नीडेड लीडरशिप मिले हमारे इलिटरेट मासेस को। जितने भी आप फ्रीडम फाइटर उठा लो जो लीडर्स हैं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और दादा भाई नारोजी, ये सारे क्या है? एजुकेटेड इंडियंस है। ठीक है, और क्या रीजंस थे? ट्रांसपोर्ट हमने देख ली यूट्यूब पे क्लास, है ना? अच्छी बात है, आई लाइक दिस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने क्या खत्म किया? ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो लोग आराम से मोबिलाइज होने लगे एज इट हैपन्स नाउडेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। जब लोग सोशली और रिलीजियसली अवेकन हुए यानी कि रिफॉर्म हुए, तो ऑब्वियसली वो दूसरे एस्पेक्ट में भी रिफॉर्म होना चाहेंगे। अगर सती जैसी प्रैक्टिस लोगों ने करना बंद कर दी है या चाइल्ड मैरिज या विडो रिमैरिज वो करने लगे हैं, तो इसका मतलब अगर वो एक एस्पेक्ट में रिफॉर्म है तो वो दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यानी कि उनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ में भी रिफॉर्म चाहेंगे, एंड फॉर दैट रिफॉर्म दे वुड जॉइन दी नेशनलिस्ट मूवमेंट। मेजर रिफॉर्मर्स कौन कौन से हैं? एक होमवर्क भी दिया था ना, रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है, देखा? अच्छी बात है, मैं चेक करूंगी। क्या बोलते हैं, जैनिज्म का टेस्ट अच्छा है पर वो घर पे रह गया, चेक कर लिया। ग्रामेटिकल एरर्स प्लीज ध्यान रखो तुम भी, और प्लीज थोड़ा बड़ा लिखो। मैंने ऐसे करके चेक किया है तुम्हारा टेस्ट, पता है? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी है, पर तुम्हारे टेस्ट को मुझे ऐसे करके चेक करना पड़ता है। इतना छोटा लिखा है, इतनी कंसंट्रेशन से चेक किया तुम्हारा टेस्ट। तुमने कंक्लूजन्स बहुत अच्छे लिखे हैं, नाइस कंक्लूजन्स। तुम बड़ा लिखना शुरू कर दो, मैंने अगली बार चेक नहीं करना, मेरी आंखें खराब हो जानी है इसका टेस्ट चेक कर करके एक दिन।
ऐसे भी पेपर में भी काम आएगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, पेपर में काम आएगा। एग्जामिनर किस मूड में पेपर चेक करता है, वी नेवर नो। ये भी पॉइंट होता है, बोर्ड्स में सिखाते थे ना बच्चों को साफ लिखो, तो यहाँ पे भी साफ ही लिखना है, गंद नहीं मचाना है। टेम्परामेंट होता है ना, जैसे मैं गुस्से में होती तो शायद मैं इरिटेट होकर पेपर ही नहीं चेक करती, मैं आराम से रात को फ्री होकर पेपर चेक करती हूँ, तो आराम से हो जाता है। एमसीक्यू ठीक है, सेम आंसर्स है, तुम्हारी 2 गलतियां हैं, तुम्हारी 1 गलती है बस। हाँ, वो ही गलत किया है तुमने, उसने सही किया है, क्योंकि उसी महीने महावीर जयंती थी ना जब हमने जैनिज्म किया था, तभी मैंने क्वेश्चन डाला था। महावीर जयंती ही थी, महावीर जयंती अप्रैल में थी, बुद्ध पूर्णिमा भी तभी होती है, थोड़ी सी उसी के आसपास थी आई थिंक। 21 22 अप्रैल को महावीर 21 को महावीर जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और क्या रीजन थे? प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। अच्छी बात है, आज अच्छा लगा तुम लोगों ने रिवाइज किया है। और लॉर्ड लाइटन, ये वाले पॉइंट समझ आ गए थे यूट्यूब से? सीधी सी बात है, उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जिसने लोगों को उसके खिलाफ किया। अगर मैं तुमसे तुम्हारे बेसिक हक छीन लूं कि भाई तुम नहीं बोल सकते हो क्लास में, तुम मेरे खिलाफ भी हो जाओगे। सेम लॉर्ड लाइटन में भी थ्रू दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम डिटेल में करेंगे जब हम प्रिंटिंग प्रेस करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। फिर लॉर्ड रिपन, ठीक है, इसने इंग्लिश और इंडियन जजेस को इक्वल करने की कोशिश की थी, बट दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे प्रोटेस्टेड इन अ रिवॉल्ट नोन एज व्हाइट रिवॉल्ट। व्हाइट रिवॉल्ट, व्हाइट रोड, बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, आने वाले टाइम में हम करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला इंसिडेंट है व्हाइट रिवॉल्ट, क्योंकि आगे हम व्हाइट रोड करेंगे, बट व्हाइट रोड प्रोग्राम करेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। और क्या था? रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन। नॉर्मली अभी भी आज के टाइम पे भी हमारे देश में बहुत सारी मासेस हैं जो लोकल लीडर्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड है रादर देन दी नेशनल लीडर। चलो जम्मू में कम है ये चीज अभी, क्योंकि जम्मू में प्रॉपर तरीके से, पर अगर आप बाहर जाओगे तो लोग अपने लोकल लीडर्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन, द मेजर वन बीइंग इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। और एक और पॉइंट किया था हमने, लिटरेचर, जिसमें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग जिन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी, एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने क्या लिखा? वंदे मातरम। सबको क्लियर है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। एक फैक्टर तुम्हारा रह गया है कल का, मैं करवा देती हूँ पहले। Rediscovery of India's past. क्या मतलब होगा इस बात का? हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस तरीके से जताया कि इंडियन सोसाइटी वाज वेरी डिग्रेडेड बिफोर वी केम, और हमने हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडियन सोसाइटी को संवारे और सुधारें, और इसलिए हमने राजा और महाराजा को खत्म किया। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ, इसमें भी रोल है एजुकेशन का और प्रिंटिंग प्रेस का। जब प्रिंटिंग प्रेस या लिटरेचर बहुत ज्यादा कंपोज होने लगा, तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश राइटर्स थे जैसे विलियम जोन्स,
मैक्स मुलर, ये कुछ राइटर्स थे जिन्होंने बहुत सारी एंशंट इंडियन लिटरेचर को एंड प्रीवियस पास्ट इंडियन लिटरेचर को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। दी फर्स्ट बिंग भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत इन्होंने ट्रांसलेट किया और बहुत सारे राजाओं के बारे में लिखा। तो उसके बाद जब इन्होंने ये ट्रांसलेट करना शुरू किया तो हमारे लीडर आए बाल गंगाधर तिलक, सुना है नाम, सुना है, स्वराज इज माय बर्थ राइट, नेवर टेक इट, बोलते थे ना, इनका ये डायलॉग था जो बड़ा फेमस हुआ था। बाल गंगाधर तिलक एंड आर डी बैनर्जी, उन्होंने ये बुक्स वगैरह पढ़ी, पुरानी बुक्स पढ़ी, वो अपने पास्ट को एक्सप्लोर करने लगे और उस पास्ट को एक्सप्लोर करते करते उन्होंने इंडिया के पास्ट को रीडिस्कवर किया एंड दैट पास्ट वाज वेरी ग्लोरियस। जैसे कि हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ चुके हैं कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी हमारे देश में। Indus Valley civilization is one of the greatest ancient civilizations of the world। तो लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई हम पहले भी बहुत डेवलप थे, ये फॉरेन रूल है जो हमें स्लेव बना के रख रहा है। हम पहले स्लेव नहीं थे, हम राजा थे, तो हम ऐसे नहीं रह सकते। तो इस वजह से भी नेशनलिज्म बढ़ा कि भाई हम जो इतनी तरक्की पे थे हम नीचे क्यों आए। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, रीडिस्कवरी। इसको बड़ी बार री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी लिखा जाता है, आगे ये बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, ये लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। देखो, वेस्टर्न स्कॉलर्स सच एज मैक्स मुलर, such as Max Muller, Sir William Jones, Sir William Jones, Alexander Cunningham, Alexander Cunningham, etc. translated several ancient Sanskrit texts of India, and established the glorious cultural heritage of the country. Established the glorious cultural heritage of our country. Cultural heritage of our country. ठीक है, next point. Indian scholars such as Bal Gangadhar Tilak, R.D. Banerjee were inspired by them and established and rediscovered India's glorious past. This mobilized people of India. This mobilized the people of India as they started believing that they had such a developed
that they had such a developed past, they had such a developed past, and now they have became slaves under the foreign rule. The slaves under the foreign rule, thus igniting the flames of nationalism. Igniting the flames of nationalism. लिख लो, पॉइंटर लिख लो साइड पे. फर्स्ट इंडियन बुक टू बी ट्रांसलेटेड वॉज मनुस्मृति. ये प्रॉपर इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की गई थी, पर पहली इंडियन बुक थी जो किसी यूरोपियन ने यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी. मनु स्मृति. नेक्स्ट लिखो भगवत गीता. भगवत गीता translated by Wilkinson in 1784. In 1784. और हम कितनी आगे पहुंच गए हैं. एंड लास्ट लिखो अभिजनन शकुंतलम. याद है? लिखो स्पेलिंग. अभिजनन शकुंतलम. आए आज वो रफ स्टोरी थी. नहीं आता. किसने लिखी थी? कालिदास ने. इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय अभिजनन शकुंतलम एंड गीत गोविंदा. लिख लो, एक ही है ना ट्रांसलेटर, गीत गोविंदा. इट इज ऑल्सो कल्चरल होली बुक, मतलब हिंदू की गॉड वगैरह पे. ठीक है, गीत गोविंदा. बोथ ट्रांसलेटेड बाय सर विलियम जोन्स. लिखा ना ऊपर हमने नाम, सर विलियम जोन्स, उन्होंने की थी. ठीक है, ठीक है. हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन ने बनाई थी, यूरोपियन ने बनाई थी? यस. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम. 1885 में एक्चुअल प्रैक्टिस में आ गई थी. ठीक है, A.O. ह्यूम. ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और एक ब्रिटिश नेशनलिस्ट था, जिसने एक्चुअली बनाया था इंडियन नेशनल यूनियन 1883 में. ठीक है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी है, किसने क्यों बनाई थी वो भी हम देखेंगे, थ्योरीज.
पहले हम इसकी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं और बेसिक वो मतलब और ये समझ लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब हुआ क्या, 28 दिसंबर 1885 एयू ह्यूम सारे प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट को, जो लीडर्स वगैरह होते हैं, जो एजुकेटेड इंडियंस होते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाता है 28 दिसंबर 1885 को पूना में। बोलते हैं कि भाई आप आओ, हम डिस्कस करते हैं कि इस पॉलिटिकल एसोसिएशन को हमने कैसे आगे लेके जाना है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और ये क्या क्या काम करेगा। पर उस टाइम पे पूना में फैल जाता है कोलेरा। ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह होता है ना, वैसे कोलेरा भी होता है। वो ऐड में आता है ना, मच्छरों से रहो दूर वरना होगा मलेरिया और कोलेरा, वो कैसे बोलते हैं। ठीक है, बट पूना में कोलेरा होने की वजह से वो लोकेशन शिफ्ट कर देते हैं पूना से बॉम्बे। ठीक है, वो जगह पूछता है तो जगह याद रखनी है। ठीक है, बॉम्बे में एक विद्यालय होता है गोकुलदास गोकुलदास तेजदाल संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय में वो जगह को चेंज करके सबको इस विद्यालय में बुला लेता है। अब इस बंदे ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कॉन्फ्रेंस का कोई प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, तो WC बैनर्जी के प्रेसिडेंटशिप या चेयरमैनशिप के अंदर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। यानी कि मीटिंग का जो हेड होता है वो कौन होगा, WC बैनर्जी। बनाई किसने है, एयू ह्यूम ने। 1883 में उसने बनाई थी INU, और उसने 1885 में पहली कॉन्फ्रेंस रखी थी। कहाँ पे, गोकुलदास तेजदाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पे मिलती है अंडर द लीडरशिप ऑफ WC बैनर्जी। So actually this political association was started as a movement। ये शुरू में कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन प्रॉपर थोड़ी थी, एक मूवमेंट थी, एक कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म था फॉर द पीपल टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंसेस एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द फॉरेन रूल। और वो शुरू में चाहते भी नहीं थे फॉरेन रूल को हटाना। तो इसका एक शुरुआत जो हुई थी एक मूवमेंट की तरह हुई थी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता भी है और एग्जामिनर इंटरव्यू भी पूछता है कि INC शुरुआत में क्या थी। सो इट स्टार्टेड एज अ मूवमेंट विच हैड इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, पर आहिस्ता आहिस्ता इट डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड हेल्प्ड इन मेकिंग इंडिया अ नेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि INC के अलावा भी बहुत छोटी मोटी पार्टीज थी, पर जो रोल INC ने प्ले किया है ना फ्रीडम स्ट्रगल, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। क्लियर हो गया। और उसके बाद दादा भाई नारोजी के कहने पे इसका नाम INU से INC कर दिया जाता है। ठीक है, और एक और डिसीजन लिया जाता है कि हर साल दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ करेगा। याद है, पढ़ा था ना बचपन में, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, मेजर। तो वो सारे सेशन कब होते हैं, दिसंबर में। हर दिसंबर कांग्रेस मिलेगी, डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी और ये डिसाइड करेगी कि उसने आगे क्या करना है। तो नाम एयू ह्यूम ने क्या रखा था, INU। चेंज किसने करने के लिए बोला, दादा भाई नारोजी। क्लियर हुआ यहाँ तक लिख ले पॉइंटर्स। लिखो एस्टैब्लिश्ड इन 1885, established in 1885, देखो in 1883 AO Hume, a retired civil servant and a British nationalist formed Indian National Union। उसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वहां लिखे।
हो सकता है प्रीलिम्स में वो फुल फॉर्म दे दे, है ना। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो, ही समन्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ INU, he summoned a conference of INU on 28th December, on 28th December 1885 in Pune, but due to cholera, he shifted the location to the स्कूल का नाम लिखो, गोकुल दास तेज दाल संस्कृत विद्यालय। दाल खाने वाली। संस्कृत विद्यालय। नेक्स्ट लिखो, he believed that the Congress could serve as a platform for the expression of nationalist aspirations. Nationalist aspirations. गांधीनगर में बहुत प्रॉब्लम है लाइट की, पता है, बहुत ज्यादा। गांधीनगर में सबसे ज्यादा लाइट जाती है, माने वहां पे भी जाती है पर इतनी नहीं जाती है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं, मैं एक दो जगह और भी गई हूँ गांधीनगर में, यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है। तुम गांधीनगर रहते हो? मेन एरिया में बहुत प्रॉब्लम है। तुम कहाँ रहते हो? यहाँ पे बहुत दिक्कत है लाइट की, माने वहाँ पे कम जाती है। टच लाइट के मामले में रिस्क नहीं लेते। And he worked tirelessly to bring together diverse Indians. He worked tirelessly to bring together diverse Indians. ठीक है, thus his vision and dedication were fundamental in laying the foundation of his vision and dedication were fundamental in laying the foundation of Indian National Congress. नेक्स्ट पॉइंट, इस मीटिंग में 72 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजरली बीइंग द प्रोमिनेंट इंडियन, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इलाइट क्लास हो गई, जो इन्फ्लुएंस्ड थी थ्रू दी बाय द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, लिख लो, दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 72 delegates, 72 delegates, mostly being
मोस्टली लिखना सिर्फ, मोस्टली प्रोमिनेंट लॉयर्स, डॉक्टर्स, राइटर्स, prominent lawyers, doctors, writers, like कौन कौन आएगा? दादा भाई नारोजी और कौन सा दत्त? आरसी दत्त। क्या फुल फॉर्म है उनके नाम की? रोमेश चंद्र। कुछ भी तुक्का लगाना ना, सबसे इजी है ना। फिरोज शाह में वो आगे आएंगे। लिखो कहाँ थी मैं? फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वो भी आएंगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी कलकत्ता में। डब्ल्यूसी बैनर्जी और सुब्रमण्यम अय्यर, याद है? एक्सेट्रा। कहाँ रह गया? RAMANIAN, अय्यर, IYER, एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखो, द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, the meeting was held under the presidentship of WC Banerjee. WC बैनर्जी का नाम है उमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है? WC बैनर्जी। Next point, on the advice of Dadabhai Naoroji, on the advice of Dadabhai Naoroji, the name of the Indian National Union was changed into Indian National Congress. Next point, it was decided that the INC would hold a session every year, in December. नेक्स्ट ऐसे साइड पे पॉइंट लिख लो, दादा भाई नारोजी, वो लिखवाया हुआ मैंने तुम्हें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, was the second president of Congress, second president of Congress session of, कौन सी सेशन हो जाएगी? December 1886। Congress session of December 1886, एंड इन टोटल वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लो ये भी, प्रिसाइडेड कांग्रेस थ्राइसली, ठीक है? ये पॉइंटर्स लिख लिया करो क्योंकि ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, ढूंढोगे तो मिलेगा, जो याद है वो लिखवा देती हूँ, तो लिख लिया करो, प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन लिख लो कांग्रेस का एक, formation of INC was the result of the
Formation of INC was the result of the growing national consciousness among the educated Indians. And INC was a culmination of these nationalist sentiments. Full stop. Nationalist sentiments. देखो, the establishment of INC marked a significant turning point in the country's political landscape. As it brought in a new era of organized resistance and nationalist aspirations. ठीक है, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स. अब उन्होंने मीटिंग की तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए ही होंगे, है ना. मैं कुछ मीटिंग बुलाऊंगी तो मैं तो बताऊंगी ना कि मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई है और मेरा आगे का प्लान क्या है. तो WC बैनर्जी ने ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस के एम्स, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सबको बताए थे और उसके इंटेंशंस बताए थे कि भाई हमने ये पॉलिटिकल एसोसिएशन या मूवमेंट जो बनाई है इसके ऑब्जेक्टिव और हम इस मूवमेंट के थ्रू क्या करना चाहते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ यूनिटी अमंग दी कंट्री में. अगर आपको आज़ादी चाहिए, चलो आज़ादी तो अभी सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे अभी वो वाला कॉन्सेप्ट आया ही नहीं. अगर आप चाहते हो कि आप ब्रिटिश की किसी भी पॉलिसी को एक ऑर्गेनाइज्ड और एक मास लेवल पे रेसिस्ट करो तो सबसे पहले तो आपकी आपस में यूनिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कोई टाइम चेंज हो या कुछ चेंज हो तो तुम्हें साथ में मिलके बोलना पड़ेगा. एक बंदे के बोलने से तो नहीं होगा कुछ. उसी तरीके से प्रमोशन ऑफ यूनिटी अमंग दी कंट्री मैन. अब यूनिटी कब बढ़ेगी? जब सोसाइटी से इवल्स या प्रेजुडाइसेस जो होंगे वो इरेडिकेट होंगे. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? इरेडिकेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल सोशल प्रेजुडाइसेस. जैसे ये हमारा कास्ट सिस्टम, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हमारे क्रीड, रिलीजन के बेस पे या रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगी, जब वो खत्म होगी तभी प्रमोशन होगी. भाई उन्होंने बोल दिया हमें यूनिटी चाहिए, यूनिटी चाहने के लिए काम भी करना पड़ेगा और उस काम में सबसे पहले क्या आएगा? इरेडिकेशन ऑफ द सोशल प्रेजुडाइसेस, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? लोग पार्टिसिपेट तो तब करेंगे ना जब उनका ओपिनियन बनेगा, वो अवेयर होंगे. तो प्रमोशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन. आजकल जाते हैं ना मीडिया वाले माइक ले लेके, कोई भी इंसिडेंट होता है, आप क्या कहना चाहोगे? आजकल वो बिग बॉस पे बड़ा चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? उसने थप्पड़ क्यों मारा? वो चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे. तो वो पब्लिक ओपिनियन लेते हैं
ताकि पब्लिक मोबिलाइज हो और गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। उसी तरीके से अगर ये लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन करना भी जरूरी है रिगार्डिंग दी मोस्ट प्रेसिंग और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दी डे। भाई आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू क्या है जम्मू कश्मीर में? अनएम्प्लॉयमेंट। पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ यूथ ही बोल रहा है, और यूथ के भी बड़े कम प्रोपोर्शन के बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, है ना। तो जब कोई बोलेगा नहीं तो गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचेगी न्यूज? तो सबसे पहले यूनिटी के साथ साथ लोगों के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन और उसको उस ओपिनियन को सामने रखने का भी एक जो इमोशन है वो होना चाहिए। क्लियर? अब पब्लिक ओपिनियन बनेगा, नेशनल सेंटिमेंट्स जागेंगे, तो उन नेशनल सेंटिमेंट्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फोर्थ हो जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। भाई मैंने तुमको भड़का दिया एक चीज के खिलाफ, उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूं, करेक्ट? वो तो गलत है। पर मुझे नेशनल सेंटिमेंट्स को कंसोलिडेट करना है और उनको इकट्ठा करके नेशनल यूनिटी क्रिएट करनी है। क्लियर? ये वाला पॉइंट समझ आया? एंड द लास्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। भाई क्यों है पार्टी? क्या हुआ? बैटरी रेड होने वाली है उसकी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? एक एक करके बंदा जाएगा तो गवर्नमेंट इरिटेट होगी। पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए सबको अपने ओपिनियंस रखने के लिए और उन ओपिनियंस को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। एंड लास्ट इज क्या होगा? एक और ऑब्जेक्टिव होता है ना पॉलिटिकल पार्टी का, क्या? आज के टाइम पे मैनिफेस्टोस आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आते। उसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूचर कोर्स। भाई आपने बोल दिया यूनिटी जगानी है, आपने बोल दिया ये चाहिए वो चाहिए, आप आगे उस चीज को कैसे लेके जाओगे वो भी तो आपको ही डिसाइड करना है। तो एक प्लान बनाना है फ्यूचर कोर्स का, और वो प्लान ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो पब्लिक के खिलाफ हो। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव्स? पक्की बात है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसीआर क्लियर?